पढ़ा था हमने, मोड ऑफ इलेक्शन, yes or no? There can be two modes of election. One is express and the other is implied. Express election का मतलब होता है the election which is specifically made by words, either spoken or written. But हमेशा election express हो ऐसा जरूरी नहीं है. It can be implied also, implied by way of conduct or act. All right? कंडक्ट या एक्ट करके भी इलेक्शन किया जा सकता है. एंड इन दैट केस क्या एवरी कंडक्ट इलेक्शन मान लिया जाएगा? नो. कंडक्ट को इलेक्शन मानने के लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े थे. फर्स्ट, द पर्सन शुड हैव द अवेयरनेस रिगार्डिंग हिज ड्यूटी टू इलेक्ट, पढ़ा था. उसके इलेक्शन के बारे में उसको अवेयरनेस होनी चाहिए, मतलब उसको ये पता होना चाहिए कि ये जो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं बेनिफिट, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ गिफ्ट. ये बेनिफिट मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, इसके बदले में मेरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, तो उसको पता तो होना चाहिए, तभी उसके एक्ट को हम इलेक्शन मान सकते हैं. सो ही शुड हैव द ड्यूटी, अवेयरनेस रिगार्डिंग द ड्यूटी टू इलेक्ट एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग बिना देखे अवेयरनेस रिगार्डिंग ड्यूटी टू इलेक्ट, एक तो पहले ये बोला गया है, एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग, ठीक है, एक उसमें था कि और उसके इलेक्शन, उसके एक्ट को इलेक्शन तब माना जाएगा व्हेन ही हैज वेव्ड हिज राइट ऑफ इंक्वायरी. हर एक पर्सन का, कोई भी पर्सन जब कोई प्रॉपर्टी लेता है तो उसके पास एक राइट होता है, राइट टू मेक एन इंक्वायरी इनटू द सर्कमस्टांसेस, कि ये जो बेनिफिट में मुझे प्रॉपर्टी दी जा रही है, मेरा राइट बनता है ये पूछने का, मेरी ड्यूटी बनती है इंक्वायर करने की कि इसका वैल्यूएशन क्या है, ये प्रॉपर्टी किस जगह पे लोकेटेड है, ये प्रॉपर्टी का साइज क्या है. अगर वो इंक्वायरी विलफुली उसको वेव ऑफ किया गया है, इट इज डीम्ड एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. यस और नो? मान लिया जाएगा कि उसको नोटिस था, और जब नोटिस के साथ, अवेयरनेस के साथ उसने बेनिफिट को एक्सेप्ट किया है, दैट इज इम्प्लाइड इलेक्शन. ये एक फॉर्म था. पहला वाला फॉर्म हमने पढ़ा था, एक वेवर वाज अनदर फॉर्म. इसके पहले एक और चीज पढ़ी थी जिसका आधा आप लोग बता चुके हो, दैट अ पर्सन इफ वी एक्सेप्ट्स द बेनिफिट विथ द अवेयरनेस ऑफ हिज ड्यूटी टू इलेक्ट, तो उसके एक्ट को हम इम्प्लाइड इलेक्शन मानेंगे. अवेयरनेस अबाउट ड्यूटी टू इलेक्ट के साथ साथ उसको और किन के बारे में पता होना चाहिए, तभी उसके एक्ट को इम्प्लाइड इलेक्शन माना जाएगा. He should be aware about all the reasonable circumstances which any reasonable man should know. कोई भी reasonable circumstance जिससे मेरा judgment affect हो सकता है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए. मतलब मुझे ये भी पता होना चाहिए कि ये जो मैं benefit accept कर रही हूं, it is being accepted in lieu of transfer. साथ ही साथ मेरे इलेक्शन के जजमेंट को अफेक्ट करने वाले जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं, मुझे उनके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल द वैल्यूएशन, कि मेरे 8 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के बदले मुझे कितने वैल्यू की प्रॉपर्टी एज अ बेनिफिट दी जा रही है, इट विल अफेक्ट माय जजमेंट ऑफ इलेक्शन. मेरे इतने एकड़ या इतने मीटर के प्रॉपर्टी के बदले मुझे किस डायमेंशन की प्रॉपर्टी दी जा रही है, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट माय जजमेंट ऑफ इलेक्शन. लोकैलिटी, ये भी सर्कमस्टांसेस होते हैं कि मेरी ये लोकैलिटी की जो प्रॉपर्टी थी, जो प्राइम लोकेशन पे थी, उसके बदले में मुझे बेनिफिट के फॉर्म में जो प्रॉपर्टी दी जा रही है वो कोई बहुत ही अबैंडन्ड आइसोलेटेड एरिया में है, उससे भी मेरा इलेक्शन का जजमेंट अफेक्ट होगा कि अपनी उस प्रॉपर्टी के बदले में मुझे ये बेनिफिट लेना है या नहीं लेना है. क्योंकि जो प्रॉपर्टी मेरी है, जो इतने प्राइम लोकेशन पे है, उसमें ग्रोथ होगी, उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन उसके बदले में जो बेनिफिट के फॉर्म में मुझे प्रॉपर्टी दी जा रही है, इट इज लोकेटेड एट अ वेरी आइसोलेटेड प्लेस, 10 साल में भी इसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी, इससे मेरा जजमेंट अफेक्ट होगा. सो व्हेन विद ऑल द knowledge and the awareness regarding all these circumstances, a person does an act of accepting the benefit, तो उसके कंडक्ट से, भले ही उसने एक्सप्रेसली ये बोला नहीं है दैट आई इलेक्ट ऑप्शन नंबर 1 और आई इलेक्ट ऑप्शन नंबर 2, बट उसके कंडक्ट से, विद दैट अवेयरनेस, इफ ही इज डूइंग द कंडक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग द बेनिफिट, इट इज ऑल्सो इलेक्शन. यस और नो? उसी को हम इम्प्लाइड इलेक्शन मानते हैं.
क्लियर है ये? उसके बाद आज तो रिवीजन नहीं किया. ओके, इफ ही हैज एंजॉयड द बेनिफिट फॉर 2 years, तो उससे भी प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि कोई भी रीजनेबल पर्सन 2 साल तक बेनिफिट को अगर एंजॉय कर रहा है, मतलब ही हैज द इंटेंशन टू एक्सेप्ट और टू कीप इट. यस और नो? एक और था, व्हेन ही हैज एक्टेड टूवर्ड्स, उसने बेनिफिट के टूवर्ड्स एक ऐसा एक्ट कर दिया है कि उसने अब उस बेनिफिट को इम्पॉसिबल कर दिया है कि उसको एज इट इज रिस्टोर किया जाए. इट इज इम्पॉसिबल नाउ. उसका भी मतलब क्या होगा कि आपकी इंटेंशन है बेनिफिट को कीप करने की, अपने पास रखने की. उसमें हमने एग्जांपल डिस्कस किया था कोल माइन वाला. कोल माइन दी गई है बेनिफिट के फॉर्म में, कुछ बोला नहीं है कि हाँ आई एक्सेप्ट दी बेनिफिट, एक्सप्रेस नहीं है, बट उसने कोल माइन में से सारा कोल एक्सट्रैक्ट करके उसको एग्जॉस्ट कर दिया. दैट मीन्स नाउ इट इज इम्पॉसिबल टू रिस्टोर इट एज इट इज. अब उसको वापस एज इट इज रिस्टोर नहीं किया जा सकता. इसीलिए इट इज ऑल्सो इम्प्लाइड इलेक्शन. ठीक है, इसके बाद 2 पॉइंट्स और पढ़े थे. वन वाज द 1 year, उसको बोला जाता है कंपल्सरी इलेक्शन. पढ़ा था हमने कंपल्सरी इलेक्शन, जहां पे 1 year का टाइम पीरियड दिया गया है. बिकॉज इलेक्शन का ऑप्शन ओनर को दिया गया है, बट इट हैज टू बी एक्सरसाइज्ड विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. वरना तो ओनर 10 साल के बाद बोलेगा अब मुझे इलेक्शन का ऑप्शन एक्सरसाइज करना है. दैट वुड बी अनजस्ट. सो 1 year टाइम पीरियड हैज बीन फिक्स्ड. 1 साल तक अगर ओनर ने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली इलेक्शन नहीं किया, देन व्हाट विल हैपन? 1 साल के बाद the transferor will be entitled to give a notice to the owner to make an election within a reasonable period of time. बट अगर उस रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में अगेन ओनर कोई इलेक्शन नहीं करता है, देन डीम्ड इलेक्शन, कंपल्सरी इलेक्शन मान लिया जाएगा that he has elected to confirm the transfer and he has kept the benefit. लास्ट पैरा क्या था उसका? पोस्टपोनमेंट. यस, पोस्टपोनमेंट रिगार्डिंग डिसेबिलिटी. इफ द ओनर, उसको 1 साल का टाइम दिया गया है, लेकिन उस 1 साल के दौरान जितने टाइम पीरियड के लिए भी ही वॉज लीगली डिसेबल्ड, ही वॉज अनसाउंड माइंडेड फॉर एग्जाम्पल, तो उतना टाइम पीरियड 1 साल के कैलकुलेशन में से एक्सक्लूड करा दिया जाएगा और आगे उतना पोस्टपोन हो जाएगा. मतलब 1 साल में अगर 4 महीने वो अनसाउंड माइंड का था, तो 1 साल में से 4 महीने एक्सक्लूड कर देंगे. मतलब 1 साल अगर यहां खत्म होने थे, तो अब 4 महीने पोस्टपोन हो जाएंगे. समझ आ रहा है? बिकॉज वेन अ पर्सन इज लीगली डिसेबल्ड, ही इज नॉट बाउंड टू टेक एनी टाइप ऑफ डिसीजन विच वुड हैव एन एडवर्स इंपैक्ट अगेंस्ट हिज इंटरेस्ट. क्योंकि एक पर्सन जब लीगली केपेबल ही नहीं है टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट, he cannot be expected to make an election during that time period. इसीलिए उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड करके आगे पोस्टपोन कर दिया जाएगा. समझ आ रहा है यहां तक? क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? पूरा रिवाइज हो गया? आज तो रिवाइज तो किया नहीं था, वो चीज पता लग रही थी. बाय नहीं किया था ना जितना लिखवाया था, और बाकी नहीं किया था ना, बिकॉज पता चल जाता है रिवीजन के लिए. ओके ठीक है, अभी इसको लिख लेते हैं ताकि आप लोग इसको रिवाइज कर पाओ. प्लीज राइट. लास्ट हमने क्या लिखा था? कॉम्पेंसेशन, राइट? नेक्स्ट लिखेंगे मोड ऑफ इलेक्शन. हेडिंग लिखो मोड ऑफ इलेक्शन. प्लीज राइट मोड ऑफ इलेक्शन. Under section 35 TPA, under section 35 TPA, election can be either express, election can be either express or implied, that is by way of conduct.
election is implied when election is implied when the owner being aware of his duty to elect and of other circumstances accepts the benefit or willfully abstains from the inquiry into these circumstances. This means that he has chosen in favor of the transaction and has accepted the benefit. Implied election shall be presumed when he has either enjoyed the benefit for at least 2 years or has done an act which renders it impossible to relinquish the benefit. Next para. Compulsory election. स्लैश करके लिखो टाइटल में स्लैश रिक्विजिशन टू इलेक्ट क्योंकि कई बार आपके मेंस में क्वेश्चन आया है इलेक्शन पे, तो उस क्वेश्चन के मल्टीपल सब पार्ट्स होते हैं और कई बार पूछा गया है जैसे व्हाट इज इलेक्शन, व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ इलेक्शन, उसके साथ साथ में व्हाट इज कंपल्सरी इलेक्शन, या कई बार आपके क्वेश्चन में इस तरीके से भी एड्रेस किया गया है दैट व्हाट डू यू मीन बाय रिक्विजिशन टू इलेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए उसको कंपल्सरी इलेक्शन या रिक्विजिशन टू इलेक्ट भी बोला जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है आपको यही पैरा लिखना है उसमें। ऑल राइट, प्लीज राइट सेक्शन 35 टीपीए also provides for a special procedure to expedite EXPEDITE to expedite
election that is after the expiry, that is after the expiry of 1 year, the owner of the property may be required by the transferor owner of the property may be required by the transferor to make an election within a reasonable period of time within a reasonable period of time, comma, otherwise it shall be deemed, otherwise it shall be deemed that he has confirmed the transfer, that he has confirmed the transfer. लास्ट पैरा, हेडिंग लिखो पोस्टपोनमेंट और सस्पेंशन ऑफ इलेक्शन, पोस्टपोनमेंट और सस्पेंशन ऑफ इलेक्शन. If during the above mentioned 1 year, if during the above mentioned 1 year, the owner was legally disabled, that is incapable to understand the nature and consequences then such time period shall be excluded and the expiry of prescribed period shall be postponed. All right, clear है ये? So that is about section 35. कोई डाउट है इसमें? रिवाइज ही नहीं किया मैम, क्या ही डाउट निकालेंगे, किया ही नहीं आज तो. कोई डाउट है? नो, पता ही नहीं है हमें.